Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 30, 2024 and the day is Friday. तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो पहली हेडलाइन है वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टॉक्स इंडिया चाइना फॉर इंटेंसिफाइड कॉन्टैक्ट टू नैरो डाउन डिफरेंसेस। आपको पता ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एरिया है हमारा, वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुए थे और ये क्लैश जो है उसको लेकर 2020 में क्लैश हुए थे। इसके बारे में हम अंदर डिटेल में भी बात करेंगे। 2020 में ये क्लैश हुए थे और इसको लेकर जो है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के वजह से डायलॉग हो रही थी, बातें हो रही थी, डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही थी। अब इसके बारे में इंडिया और चाइना इंटेंसिफाइड कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है कि और अच्छे से, इंटेंसिफाइड का क्या मतलब होता है, और डीपली कॉन्टैक्ट करेंगे और नैरो डाउन करेंगे डिफरेंसेस। नैरो डाउन मतलब कम कर देंगे, जो आपस में मतभेद है उसको कम करेंगे। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा इन अ न्यू चिप पुश सेंटर रेडी विथ $15 बिलियन ब्लूप्रिंट। तो बात ये हो जाती है कि कैपिटल सपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल बट लोअर सब्सिडी फॉर असेंबलिंग प्लांट। हमने पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हम लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको पॉलिसी को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में, और इससे क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा इसके बारे में हम अंदर डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं, कल ही हमने बात की थी कि किस तरह से जो सीएम हैं उत्तराखंड के धामी जी, उन्होंने एक पोस्टिंग करी थी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोस्टिंग थी। तो उसी के ऊपर न्यूज़ है कि ऐसे तो सीएम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा ओवर रूल नहीं किया है, लेकिन रिकॉर्ड्स ऐसा बता रहे कि उन्होंने किया है। तो बेसिकली ये कोई बहुत ही डिप्लोमेटिक सा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो जाता है, तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि न्यू एयरपोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में बनने वाला है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट जो है वो अगले साल यानी कि 2025 के अप्रैल से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसी पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। उसके अलावा एक और आर्टिकल है कि कंप्लायंस शुड बी इन अ लो हम इन द बैकग्राउंड। सेबी की जो चीफ है ना, उन्होंने कहा है कि जो कंप्लायंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, वो एक लो हम मतलब एक भिनभिनाहट जैसी आवाज़ की तरह बैकग्राउंड में होना चाहिए था। इस पे इतना जो बोलते हैं ना रोना धोना चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम लोग अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारे कुछ हेडलाइंस थे जो आपके काम के थे, और अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इनसाइड जाकर एक एक आर्टिकल को देखते हैं। लेट्स गो। सो दिस इज़ आवर डिटेल एनालिसिस। तो पहली न्यूज़ जो कि फर्स्ट पेज में भी थी वो यही थी कि मोदी एंड जी कौन है, शी जिनपिंग, जो कि कौन है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये लोग अटेंड करेंगे ब्रिक्स समिट जो कि अक्टूबर में होने वाला है रशिया में। तो ये हो जाता आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके अलावा आप देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टॉक्स इंडिया चाइना फॉर इंटेंसिफाइड कॉन्टैक्ट नैरो डाउन डिफरेंसेस। तो मैंने आपको बाहर ही समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपको पता ही होगा कि जो चाइनीज़ ट्रूप थे ना, उन्होंने मई 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया और लद्दाख के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है। और उस वजह से क्या हुआ था कि दोनों साइड्स में बहुत इश्यूज हो गए थे, जान भी गई थी लोगों की। तो इस वजह से उसके बाद से दोनों साइड जो है ना नेगोशिएशंस कर रही है ताकि दोबारा वैसा कोई सिचुएशन ना आए मई 2020 वाला। तो उसमें क्या होता है, टॉक्स होते हैं। डिप्लोमेसी जब भी होती है ना, जब भी डिप्लोमेसी की बात होती है तो लोग टॉक्स में बिलीव करते हैं कि टॉक्स हो। तो अब जो है इस बार क्या कहा है दोनों पार्टी ने कि फ्रैंक, कंस्ट्रक्टिव और लुकिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ ऑन बीजिंग सिचुएशन एंड नैरो डाउन द डिफरेंसेस टू फाइंड अर्ली रेजोल्यूशन। क्या बात करी है कि नैरो डाउन करेंगे डिफरेंसेस को। उसके अलावा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पहली बार ये जो एक्सप्रेशन है ना नैरो डाउन डिफरेंस, ये पहली बार यूज़ किया कि हम अपने एक दूसरे के मतभेद से दूर रहेंगे और इंटेंसिफाइड करेंगे कॉन्टैक्ट। ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है। कौन है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारे कौन हुए ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो। तो हाँ, तो बेसिकली ये बात हो रही थी कि जो यहाँ पे
हाँ जी सॉरी, तो इंटेंसिफाई करेंगे कॉन्टैक्ट थ्रू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री चैनल। कभी भी कॉन्टैक्ट होता है ना हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में तो वो डिप्लोमेसी के थ्रू ही होता है, डिप्लोमेटिक रूट्स के थ्रू और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू। अब देखिए, अब ऐसी बात आई ही क्यों, इतनी ज़्यादा एक्सप्रेशन, इतना हम लोगों ने बात स्टार्ट किया हमेशा ना इंटरनेशनल अफेयर्स में एक मोटिव होता है, एक एजेंडा होता है कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे एजेंडा ये है कि क्रेमलिन किसको कहते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार क्रेमलिन भी बताएं आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रेमलिन ने 2 दिन पहले कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि वो ब्रिक्स में पार्ट लेंगे। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ब्रिक्स होने वाली है, ब्रिक्स समिट होने वाली है। और ये कहाँ होने वाली है, अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो काज़न रशिया, कहाँ होने वाली है, काज़न रशिया में, ठीक है। और कब होने वाली है, तो अक्टूबर में होने वाली है। आपको पता ही है, ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगी, ऐसा तो है नहीं बिना बताए जाऊंगी, हल्का तो ज़रूर बताऊंगी। तो काज़न रशिया में ब्रिक्स समिट होने वाली है, इसमें हमारे पीएम मोदी ने कंफर्म कर दिया है कि वो जाएंगे। अब जब ब्रिक्स में जाते हैं ना तो एक साइड लाइन पे जो चाइना और इंडिया है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बात करने की, साइड लाइन्स पे, ब्रिक्स के साइड लाइन पे क्यों, क्योंकि वो लोग मिलते हैं तो साइड में जाकर बात कर लेते हैं, ऐसे मान के चलिए साइड लाइन को साइड में जाके बात कर लेते हैं। तो ये अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है बात करने के लिए तो ये तभी मिलेगी ना जब डिप्लोमेटिकली हम उस कंडीशन में होंगे, ठीक है। जो डिप्लोमेसी होती है उसमें हम उस कंडीशन में होंगे। तो जो डिप्लोमेटिक रूट होती है, जो कूटनीति होती है ना, कूटनीति बहुत ज़रूरी है, कूटनीति होनी चाहिए। तो डिप्लोमेटिक रूट होगी तभी बात कर पाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए कि उस टाइम हम लोग बात कर सके, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट में कहा है, जो कि किसकी थी, WMCC, आप ये टर्म याद रखेंगे, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर। इसकी 31वीं मीटिंग है, ठीक है, 31वीं मीटिंग में, जो कि कब हुई, 29 अगस्त 2024 को, ठीक है। और कहाँ पे हुई ये मीटिंग, तो ये बीजिंग में हुई। बीजिंग क्या है, तो वो कैपिटल है चाइना का, ये तो पता ही होगा सबको। तो यहाँ पे ये 31st मीटिंग जो हुई ना, 31st मीटिंग, इसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये अपनी स्टेटमेंट में, इन इट्स स्टेटमेंट सेड दैट 31st मीटिंग अभी अभी हेल्ड हुई है और यहाँ पे हम लोग गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसी मीटिंग्स में भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। लेकिन अब इतना कुछ बताए तो ऑफ कोर्स ब्रिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी ही। तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में आपको बता देती हूँ, उसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये मीटिंग्स इधर लिखी हुई है। आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का नाम ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। यहाँ मैं ब्रिक्स के बारे में हल्का सा बता देती हूँ आपको। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये 5 कंट्री का शॉर्ट फॉर्म है। एक है ब्राज़ील, दूसरा है अपना इंडिया, तीसरा है आपका चाइना, चौथा है आपका साउथ अफ्रीका और आखिर है रशिया, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया है बट वो आप याद रख ले, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये एक एक्रोनिम है। इसका मतलब ये होता है। ब्रिक्स था क्या ना, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग थी जो इनफॉर्मली फॉर्म हुई थी, ठीक है। फर्स्ट इनफॉर्मली फॉर्म हुई थी, उस टाइम सिर्फ BRIC थे, S नहीं था, ठीक है, S नहीं था। और ये कब फॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था आपको उस टाइम G8 हुआ करता था, ठीक है। अब तो G7 हो गया है। G8 के साइड लाइन्स पे कब, तो 2006 में, ठीक है। G8 हो रहा था सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा था। तब कहाँ हो रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा था, वहाँ के साइड लाइन में ये बनता है 2006 में। उसके बाद क्या होता है, उसी साल अंत में ये जो है वो फर्स्ट इसकी फॉर्मलाइज्ड मीटिंग हो जाती है। पहले फिर फॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है। और फॉर्मल होकर के ये जो है इसकी पहली मीटिंग होती है 2006 में न्यूयॉर्क में। कहाँ होती है, न्यूयॉर्क में, ठीक। तो ये फॉर्मल ग्रुप बन गया। 2009 में इसमें क्या होता है, इसका सिलसिला ऐसे ही बढ़ता है। 2009 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बन जाता है। तो बेसिकली ये टोटल है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है और इसमें 45% वर्ल्ड का पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है इन कंट्रीज़ में।
45%। आपको पता है इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलस मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, चाइना सेकेंड पॉपुलस कंट्री है, तो 45% अगर कहीं का पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करा तो ऑफकोर्स वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अब ब्रिक्स के बारे में। उसके अलावा ब्रिक्स जीडीपी में भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। यूएस जो है जीडीपी भी काफ़ी हाई है इन कंट्रीज़ की, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो जब ऐसी चीज़ें आ जाती है ना तो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, यही सारी चीज़ें ब्रिक्स की थी। उसके अलावा एक आध चीज़ें और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ही लोग मुझे बताएंगे ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स जो है वो 2-3 चीज़ें जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स की। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दें, ब्रिक्स जब भी आता है ना तो एक बैंक इम्पॉर्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक ना 2014 में ब्रिक्स ही इस्टेब्लिश करता है। कौन से डिक्लेरेशन से, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन सा डिक्लेरेशन था, ये कमेंट सेक्शन बना जिसके तहत जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। उसके अलावा आप लोग हेडक्वार्टर बताओगे और ये डिक्लेरेशन मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी ब्रिक्स के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूज़। दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बताया था कि ये फ्रंट पेज पे भी था चिप वाली चीज़, ठीक है। तो आपको बता दें कि इंडिया ने ना पहले ही $10 बिलियन कमिट कर दिया था अपनी एम्बिशियस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। हम लोग ना सेमीकंडक्टर हब बनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इधर भी सेमीकंडक्टर का उत्पादन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेमीकंडक्टर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है और सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं या जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत रोल है। AI का इतना ग्रोथ हो गया है तो इन सब में सेमीकंडक्टर का रोल आ जाता है, आपको पता ही है। और देखा जाए तो आज के ज़माने में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन है। जो डेटा स्टोरेज होती है या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग होता है या फिर कंप्यूटिंग पावर होती है, ये सारी चीज़ों को ना सेमीकंडक्टर का जो है वो ज़रूरत होती है, सेमीकंडक्टर की बैकिंग की ज़रूरत होती है। तो ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है इंडिया जो है ना एम्बिशियस है। इंडिया का एम्बिशन क्या है, हमारे एम्बिशन क्या है, हम मेजर चिप हब बने। कैसे, किसके लाइन पे, तो कौन से मेजर चिप हब है, यहाँ से ये निकल के आ जाता है US, साउथ कोरिया और ताइवान। तो बहुत ही आपको याद ही रखना है कि ताइवान ना टॉप प्लेयर हैं, ये लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग हैं, ये लोग टॉप पे हैं, अपने टॉप गेम पे हैं। हमको भी यहाँ पहुँचना है, हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसके तहत इंडिया ने ऑलरेडी क्या किया है, हमने टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने जो है वो पार्टनरशिप की है। किसके साथ? टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने ताइवान पावर चिप के साथ पार्टनरशिप की है $11 बिलियन की। उसके अलावा एक US बेस्ड माइक्रो टेक्नोलॉजी है, उसके इधर भी हमने एक चिप पावर प्लांट टाटा ने ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हैं हम जो है वो पहले ही ताइवान के साथ और US के कंपनीज़ के साथ हम लोगों ने जो है वो इस तरह के डील्स साइन कर रखी हैं। तो हम बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं इसको लेकर। अब देखो पहले क्या है ना कि ये 10 बिलियन का एम्बिशियस प्लान था। अब इसका एक सेकेंड फेज़ लेकर आना चाहती है गवर्नमेंट, जिसको 2.0 स्कीम कह रही है, न्यू 2.0 स्कीम। इस दूसरे वाले स्कीम के अंदर जो आउटले है वो 10 बिलियन से बढ़ा के $15 बिलियन कर दिया जाएगा। इतना कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा लोगों को ताकि वो चिप ये जो कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको खोल सके। उनको खोलने के लिए क्या दिया जाएगा? ऑफकोर्स सब्सिडी कम की जाएगी, असेंबली के लिए इनको पैसे दिए जाएंगे, कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि बढ़ें। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इतने छोटे से समय में ऑलरेडी 4 चिप प्रपोजल जो हैं उनको पास कर चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है। एक बार सब्सिडी पेमेंट ओवर हो जाए उसके बाद और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो गई, $10 बिलियन से अब ये 15 बिलियन का आउटले हो गया, पैसा बढ़ा दिया। पैसा बढ़ाने से चीज़ें बढ़ेंगी, ग्रोथ होगा। तो ये एक अच्छा मूव है कि नहीं? इससे क्या होगा, हम लोग चिप हब बन जाएंगे। तो ये वाली पूरी ये थी। अब $15 बिलियन का ब्लूप्रिंट लेकर आ रही है गवर्नमेंट, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था इस पूरे आर्टिकल में। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दूसरा आर्टिकल ये है जो पहले फ्रंट पेज पे ये भी था कि कंप्लायंस शुड बी इन लोहम इन बैकग्राउंड। सेबी चीफ, लोहम का मतलब होता है भिन्न भिन्नाहट। जैसे इनका ये कहना है जो हमारी सेबी की, इस देखो इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट, पहली चीज़ तो ये है कि सेबी की चेयरपर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन है सेबी की चेयरपर्सन? तो दैट इज़ माधवी पुरी बक, BUCH। मैं बक पढ़ रही हूँ, आपको जो पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। ऐसे भी नाम है, नाम आप
कैसे भी पढ़ सकते हो। तो चेयरपर्सन माधवी पुरी बग जो हैं उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के वक्त हम सोचते नहीं है ना हमारे जैसे इतनी, वैसे ही जो ये रेगुलेशन की बात हो रही है, इतना सारा कंप्लायंस का क्या मतलब है? कंप्लायंस का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहे तो बहुत सारे रूल्स हैं, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, मैंने मानना पड़ेगा इन रूल्स को। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ना अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को रूल्स फॉलो करनी पड़ती है जो सेबी कहता है। अब ये रूल्स थोड़े बढ़ चुके हैं, अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना कि बड़े बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं कि इतना लोड हम ले नहीं पाएंगे, अब इतना लोड, ये रूल मानो वो रूल मानो। तो इस पर हमारी सेबी की चेयरमैन बोल रही कि ये रूल तो बिल्कुल भनभनाट जैसी होनी चाहिए, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो हम की तरह होना चाहिए। लेकिन लोग इस पर ऐसे बात करें जैसे सांस लेते हैं वैसे ये सांस लेने जैसी चीज़ है, इस पर इतना क्या सोचना। तो ये बेसिकली आपके लिए काम का नाम था, इनका नाम। उसके बाद एक आध चीज़ें बता दी। पिछले बार क्या होना, हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप, आपको पता होगा हिंडनबर्ग रिसर्च कहाँ की है, तो यूएस बेस्ड है, ठीक है। ये यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, उन्होंने एलिज किया था कि बक और उनके पति जो है ना, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ना ऐसे स्टेक है उनकी किसमें, तो अदानी का जो मनी साइफनिंग स्कैंडल हुआ था ना, ये हिंडनबर्ग ने ही ऐसे एक्सपोज करके बोला था कि हाँ अडानी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इनमें इन दोनों पति पत्नी के कुछ स्टेक हैं, ऐसा हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिसको इन लोगों ने बोला कि ये तो बेसलेस इल्ज़ाम है। तो अब ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा कह रही हैं ये कि जो सेबी है ना वो अब एआई यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक एग्जांपल हो सकता है किसी ऐसे वैसे में कोट करने की, एआई का यूज़ सेबी कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉर्मल रेगुलेशन, और सेबी का काम क्या है, रेगुलेट करना, सेबी का यही तो काम है। चलिए आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सेबी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था और सेबी करता क्या है, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैंडेट क्या है इसका, वर्क क्या है सेबी का, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो सेबी जो है वो अब एआई यूज़ कर रहा है। सेबी ने क्या किया, ये एक रेगुलेटर है, इन्होंने 16 वर्किंग ग्रुप को बोला कि आप लोग देखिए कि हमने जो ये कंप्लायंस किया, ये कंप्लायंस कर क्यों रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करे ताकि बिजनेस यहाँ पे ईजी हो सके। रूल्स बनाएंगे तो लोग इधर उधर पैसा नहीं इधर उधर वेस्ट कर पाएंगे। तो इन्होंने 317 रिकमेंडेशन आई इनको, ये 16 ग्रुप से, ठीक है। 16 ग्रुप जो थे उन्होंने 317 रिकमेंडेशन दी। इस 317 रिकमेंडेशन में सेबी ने क्या बोला, इन्होंने 70% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। बाकी का जो 10% है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और बाकी के जो 20% है उन पे अभी बात चल रही है, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि लोगों का रिकमेंडेशन सुना जा रहा है। तो ये बेसिकली ओवरऑल है कि हमारा कंप्लायंस कैसे होता है, किस तरह से सेबी सारी चीज़ों को देखता है। सेबी अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, उससे सेबी बचाता है। बाकी तो आप बताओगे ही कि सेबी का रोल क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थी दूसरी न्यूज़। थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं। पाकिस्तान इनवाइट्स मोदी टू SCO मीटिंग इन इस्लामाबाद इन अक्टूबर। तो अब भी पहले हमने ब्रिक्स देखा, अब हम लोग SCO देखते हैं। तो जो SCO है ना उसकी मीटिंग, अब तो आपको पता ही चल ही गया इस न्यूज़ से कि SCO की जो चेयरमैनशिप है ना वो रोटेट करती है। तो SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में होस्ट करते हैं SCO की मीटिंग। इनविटेशंस भेजी जाती हैं अलग अलग ग्रुप को। इस बार SCO जो है अक्टूबर 15-16 में हो रहा है, अक्टूबर 15-16 को हो रहा है, ठीक है। और ये इनविटेशंस भेजी गई हैं PM मोदी को भी। अब पाकिस्तान भेज रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक है। इन्विटेशन आना मतलब हमारे रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। तो इसमें मोदी जी को इनविटेशन आ चुका है अक्टूबर के लिए। SCO जो है, अब SCO के बारे में यहाँ पे कुछ आपको दिख सकता है कि SCO जो है इज़ अ सेकेंड हाईएस्ट बॉडी ग्रुपिंग इन द लास्ट 7 years। सिंस 2017 इंडिया हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी वो गए थे लास्ट ईयर, बिश्केक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिश्केक में, ठीक है। बिश्केक ना कैपिटल है कहीं की, कहाँ की कैपिटल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, कहाँ की कैपिटल है बिश्केक, ठीक है। तो लास्ट ईयर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस बार PM जी को खुद बुलाया गया है। SCO हेड्स जो है वो मीटिंग हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्रुपिंग, आपको पता है यूजुअली अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर।
यूजुअली जो एससीओ की मीटिंग होती है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अटेंड करते हैं, पर आपने देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और या फिर डिफेंस मिनिस्टर अटेंड कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा एससीओ के बाद बता देते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एससीओ कंप्राइज करता है चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है। एससीओ के बारे में कहे तो क्या है ये? इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक, यानी इकोनॉमी भी देखता है ये, ठीक है। साथ ही साथ ये और क्या चीज़ देखता है? सिक्योरिटी भी, क्योंकि ये रीजन्स थोड़े से ना, ये लार्जेस्ट ट्रांस रीजन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हम लोग कह सकते हैं बेस्ट टर्म है, लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी आपको अपने आंसर वगैरह लिखने हो तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एससीओ इज़ अ लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो कि एससीओ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कंप्राइज किसको लेकर करती हैं, कौन कौन सी कंट्री कंप्राइज करती है ये। तो ये एक बहुत ही की रीजनल ग्रुप हो जाता है इंडिया पाकिस्तान को मिलने के लिए। जैसे आपने इंडिया चाइना के लिए क्या देखा? ब्रिक्स देखा, वैसे इंडिया पाकिस्तान को अगर मिलना है फॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस में तो वो एससीओ में मिल सकता है, ठीक। एससीओ, तो ये समिट इंपॉर्टेंट हो गया। इस बार समिट कहाँ पे हो रहा है? तो इस्लामाबाद में हो रहा है। कब हो रहा है? अक्टूबर में हो रहा है। इस साल कब होगा? इस्लामाबाद में अक्टूबर में, ठीक। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट ईयर जो एससीओ की मीटिंग थी ना वो वर्चुअल मोड में हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है, लास्ट ईयर वर्चुअल हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, इस साल ऑफलाइन हो रही है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे जाते हैं। आर्टिफिशियल रेन, वर्क फ्रॉम होम अमंग मेजर्स सजेस्टेड फॉर दिल्लीज विंटर एक्शन प्लान। आपको पता ही होगा, सब आप लोग ऑलमोस्ट सब जानते होंगे कि न्यू दिल्ली ना बदनाम है। किस चीज़ के लिए बदनाम है? तो विंटर में यहाँ पे स्मॉग आ जाती है, ठीक है, जिसमें सांस, बोला जाता है कि सांस लेने बेसिकली ऐसा लगता है कि जहर ले रहे हैं अंदर, इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा, इतनी पोल्यूशन होती है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। स्मॉग किससे बना होता है? स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। स्मोक कहाँ से आता है, फॉग कहाँ से आता है? तो आपको पता होगा ठंड के महीने में क्या होता है, दिवाली आ जाती है, और यहाँ ठंड में सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टबल बर्निंग, पड़ती जलाते हैं। स्टबल बर्निंग का क्या मतलब होता है? पड़ती जलाना, ठीक है, पड़ती को जलाते हैं। कौन? तो किसान जलाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट तो लोग सोचते ही नहीं है और भूल जाते, वो है जो आपके ये ट्रांसपोर्ट है, वेहिकुलर पोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेहिकुलर पोल्यूशन। इतने ज़्यादा गाड़ियाँ हो चुकी हैं, और दिल्ली में आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है दिल्ली का, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और रिच पॉपुलेशन भी रहती है। इतनी गाड़ियों के वजह से उसका पोल्यूशन, दिवाली के टाइम जो क्रैकर्स होते हैं, स्टबल बर्निंग, ये सारे मिलके ठंड जो है ना वो दिल्ली में जीने लायक नहीं छोड़ते। इतनी ज़्यादा हवा में, इतनी ज़्यादा क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता ही होगा, AQI होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम पुअर हो जाता है, मिजरेबल हो जाता है इंडिया का। सीवियर, कभी कभी सीवियर भी हो जाता है, पुअर से सीवियर तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ख़राब है, ठीक है, हमारे लंग्स के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो इसके लिए ना विंटर एक्शन प्लान लेकर आती है दिल्ली गवर्नमेंट। विंटर एक्शन प्लान जो है वो इस एयर पोल्यूशन को, जब दिल्ली इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है तो इस एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए विंटर एक्शन प्लान लेकर आने वाली है, जिसको क्या बोलेंगे? WAP, विंटर एक्शन प्लान। इस विंटर एक्शन प्लान के अंदर बहुत सारे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। जो इन्वायरमेंटल ग्रुप जो हैं वो ये रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए इस साल। तो 14 फोकस पॉइंट निकल के आता है कि ये सारी चीज़ें करने से इस साल जो है वो हवा बेटर रहेगी, प्योर रहेगी, ठीक है। तो इसी को आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन सी टिप्स दी हैं एक्सपर्ट ने इस विंटर एक्शन प्लान में, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आई है। इसको एक्सपर्ट्स ने, जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स होने, उन्होंने सजेस्ट किया है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। बिहेवियरल चेंजेस की बात की गई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। खुद भी आप ऐसे जो सिगरेट फूंक देते हैं, गला जला देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और वेहिकुलर ट्रांसमिशन की मैंने बात की ही, व्हीकल्स का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करना। आर्टिफिशियल रेनफॉल निकल के आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आर्टिफिशियल रेनफॉल। उसके बाद जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंड होती है ना, CSR फंड है। CSR फंड जानते होगे ना आप लोग क्या होता है? जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको बोलते हैं, MNCs,
इनको कुछ पैसा साइड रखने बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन्वायरमेंट को बचा के रखना, लोगों को, तो सोसाइटी के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो CSR के फंड के बारे में कहा गया कि ये फंड इन लोग जो है वो यूज़ करें, किसमें? बायोमास बर्निंग रोकने के लिए। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम एज एन ऑप्शन, जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आप लोग भी बताएं, कि बोला गया है कि अगर पॉसिबल है तो ऑफिस आवर्स को इधर उधर बदल दिया जाए और वर्क फ्रॉम होम दिया जाए लोगों को। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल हॉटस्पॉट बढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट बढ़ेगी तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेगा, तो ये वाली चीज़ है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम करने की बात की जा रही है। ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप, ऐसे ऐप्स बनेंगे ना तो लोग आजकल ऐप के थ्रू ही कोऑर्डिनेट करना पसंद करते हैं, तो ऐसे ऐप्स के बारे में बोला गया। उसके अलावा हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग, ऐसे एरियाज़ जिनको हॉटस्पॉट बोलते हैं उन पे ध्यान देना है, क्योंकि हॉटस्पॉट में ज़्यादा और जीव जंतु का पॉपुलेशन होता है, ये बहुत वल्नरेबल होता है और ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी मॉनिटरिंग। उसके बाद रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी, रियल टाइम स्टडी बहुत ज़रूरी है। रियल टाइम का मतलब क्या? उसी समय जिस टाइम ये प्रॉब्लम हो रही है, तो रियल टाइम स्टडी। उसके अलावा इंक्रीजिंग ग्रीन कवर बढ़ाने की बात की जा रही है। उसके अलावा वेस्ट इको पार्क बनाने की बात की जा रही है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोगों के लिए किया जा रहा है वो लोग ही नहीं इन्वॉल्व होंगे तो क्या मतलब बनता है। फिर फायर क्रैकर पे बैन, क्योंकि दिवाली आ जाती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनके बीच में भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टबल बर्निंग में हरियाणा, पंजाब, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये स्टेट्स। अगर ये स्टेट दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे तो फिर बात कैसे चलेगी। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GRAP, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना था इन्वायरमेंट के लिए। इसके अंदर इसके अंदर बात की गई थी कि क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे पोल्यूशन से लड़ने के लिए। तो ये सारी कुछ दिल्ली की विंटर एक्शन प्लान से रिलेटेड थी। आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, तो ये सारे प्लान ज़रूरी हैं बनाने, इससे हम अपने आप को बचा रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा ना वो ये था, ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर को कि वो कैसे परती जो जलाते हैं उसको रोक सकें। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर में मेंशन कर दोगे ना, इसमें से 3-4 भी मेंशन कर दोगे ना, आपके आंसर में वेट आ जाएगा। इसके अलावा अगर प्री में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से रिलेटेड या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड, तो आप लोग इसके ना उसमें रहोगे, टच में रहोगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आपको पता ही है कि किस तरह से वडोदरा जो गुजरात में, वहाँ पे फ्लड्स आए हुए थे, अर्बन फ्लडिंग, कल हमने बात की ही थी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब क्या है ना, एक विश्वामित्री नदी है, नदी का नाम क्या है? विश्वामित्री नदी। इस विश्वामित्री नदी का रिवाइवल होगा, ठीक है। इस नदी को रिवाइव किया जाएगा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाके वडोदरा में, ठीक है। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने के बाद क्या होगा, आपको पता होगा जो CM है ना, कहाँ के, गुजरात के जो CM हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, वो गए इस फ्लड वाले एरिया में और इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो जब ये प्रोजेक्ट रीवैम्प हो जाएगा ना, वापस से आ जाएगा ना, तो वाटर मैनेजमेंट हो पाएगी, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होगा। अगर किसी नदी को रिवाइव करेंगे, नदी को रिवाइव करने की ज़रूरत ही क्या है, कभी सोचा है आप लोगों ने? नदी को रिवाइव करने की इसलिए ज़रूरत है ना कि जब इतना सारा पानी बारिश का आता है किसी टाउन में, मान लो यहाँ पे टाउन है या घर है, बहुत सारा पानी आता है, जब बारिश का ऐसे बादलों से गिरता है खूब सारा पानी, तो ये पानी जो है ना जम जाता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट है, कोई मतलब नहीं है। अगर पास में से कोई नदी बह रही होगी तो ये जो पानी है ना, ये यहाँ से जाकर इस नदी में चला जाएगा और नदी से ये सारा पानी जो है वो वापस चला जाएगा जहाँ इसको जाना है, समुद्र में मिलना है, जिस भी तरह से। तो इसलिए नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नदी तालाब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये लोग ना सोख कर लेते हैं, ये पानी को सोख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनका रिवाइव करना। तो आपको ये नदी याद रखनी है, विश्वामित्री नदी, ठीक है। विश्वामित्री नदी रिवाइवल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गुजरात में, वडोदरा में। आपके लिए एज इट इज़ नाम आ सकता है, ये वाटर मैनेजमेंट चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं साइंस की न्यूज़। आपको पता है मैं आऊँगी तो साइंस लाऊंगी ही। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन विंग्स ऑफ माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट हेल्पिंग बर्ड्स फाइंड लॉस्ट रूट। आपको बता दें कि जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, वो आजकल अपना रास्ता भूल जाते हैं। उनको आप कैसे याद बताओगे कि आपको कहाँ उड़ना है? देखा जाए तो माइग्रेटरी बर्ड्स खुद में बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनको पता होता है कि इनको कहाँ जाना है। एक बर्ड का नाम इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, बॉल्ड आइबिस, ठीक है, बॉल्ड आइबिस।
ठीक। ये जो आइबिस नदी जो है इसको बोलते हैं, ब्लैक और ग्रीन कलर का इनका प्लूमेज होता है, काले और हरे रंग की प्लूमेज होती है, लाल रंग का प्लूमेज होता है और इनकी बीक कर्व्ड होती है। ये यूरोप के वाइल्ड बर्ड हैं, ठीक। इन बर्ड को क्या बोला जाता है जर्मनी में, ऐसा वॉल ट्रैप, वन सोड ओवर मच ऑफ द यूरोप। पहले क्या करते थे ना, ये जो चिड़ियाँ होती थी ना, एक टाइम में ये अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट सब जगह चली जाती थी, ठीक है। लेकिन 17वीं सेंचुरी में क्या होना, इनकी हंटिंग होने लगी और ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गई। अभी कुछ ही मोरक्को और सीरिया में है। तो आप देख सकते हैं, जिनको वॉल ट्रैप भी बोलते हैं। तो ये ना पिछले 20 सालों से क्या चल रहा है, तो लोग क्या चाह रहे हैं, ब्रीडिंग और रीवाइल्डिंग एफर्ट्स हो जा रही हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करवाना ताकि और ज़्यादा इनका नंबर बढ़े। रीवाइल्डिंग इफ़ेक्ट की जा रही है ताकि क्या हो, इन बर्ड का पॉपुलेशन जो है वो 0 से 300 ले आया जाए। और ये हो भी गया, 2002 में 0 से 300 बर्ड का नंबर बढ़ गया है, ठीक है, 0 से 302। अब इनका नंबर बढ़ाने से फ़ायदा क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स का नंबर बढ़ाने से फ़ायदा क्या, अरे ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये माइग्रेशन पैटर्न इनका नहीं चला तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पता है ना इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में सब साथ में आके कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होता है, जो जीवित कंपोनेंट है और जो निर्जीव कंपोनेंट है, ये साथ में जब आ जाते हैं ना, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, और साथ में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। दोनों ना होना तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। जीवित हो गए हम लोग, ठीक है, ह्यूमन, बर्ड, ये वो। और निर्जीव कौन हो गए, जो लैंड है, ये एयर है, ये सब तो निर्जीव है ना। लेकिन अगर ये होगा नहीं तो हम कैसे काम करेंगे। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अब अब क्या किया जा रहा है ना, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट लाई जा रही हैं। इंस्पायर की एक फिल्म थी फ्लाई अवे होम 1996 की, जिसमें प्रोटैगनिस्ट पायलट क्या करता है ना, अपने छोटे से एरोप्लेन से जो ऑर्फेंड गीस होती है, गीस एक बर्ड होते हैं, वो ऑर्फेन हो जाते हैं, उसके माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एक माइग्रेटरी पाथ भूल जाता है, उसको जाना का है, माँ बाप बताएंगे नहीं तो जाएगा कैसे। तो एक प्रोटैगनिस्ट होता है, वो छोटा सा एरोप्लेन लेकर उसको बताता है कि उसको कहाँ जाना है। उसका फॉस्टर पेरेंट बन जाता है। फॉस्टर पेरेंट का मतलब होता है जब माँ बाप चले जाते हैं, तो जब गोद ले लेते हैं ना जो माँ बाप, उनको फॉस्टर पेरेंट कहते हैं। ये सब टर्म भी आप लोग याद रखें, ठीक है, फॉस्टर पेरेंट, ये वो। आजकल आपने देखा होगा बीपीएससी में ऐसे कभी कभी टर्म भी आ जाते हैं। पिछले पेपर में भी आया था इस तरह का टर्म, सब शू कहाँ पे पॉलिश होती है, आपको तो पता ही है ये सब चीज़ें। तो ये जो फॉस्टर पेरेंट है, तो इसने क्या किया, अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट से उस बच्चे को हेल्प कराई पता करने के लिए। तो इसी चीज़ को इंस्पायर करते हुए अब जो है ना, वो अब हमारे साइंटिस्ट भी ये चीज़ लाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग भी इस तरह से एक लाइट एयरक्राफ्ट लेके आएंगे, जिससे इन बर्ड्स को बताएंगे इनको जाना कहाँ है, जो भूल चुके हैं अपना रास्ता, क्योंकि इनके माँ बाप ख़त्म हो रहे हैं, इनका पॉपुलेशन ख़त्म हो रहा है। तो इट्स ऑलमोस्ट अ सरियल एक्सपीरियंस। सरियल का मतलब होता है एकदम जिसके बारे में आप सोच ना सको, एकदम सोच से परे शानदार एक्सपीरियंस है कि आप स्काई में इन बर्ड्स के साथ जाकर इनको बताओ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्लाइमेट चैलेंज की बात की जाए तो इनिशियली इन बर्ड्स को ना सिखाया गया हाउ टू फ्लाई फ्रॉम बेवेरिया टू टस्कनी इन सेंट्रल इटली। लेकिन ये जो रूट था ना, वो इसमें आप ये लोग हिस्टोरिकली फ्लाई करते थे, लेकिन अब ये लोग रूट ही भूल गए हैं। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से इन बर्ड्स जो पहले इस रूट में जाते थे अब नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। मोर डेंजरस वेदर, और इनको पता जो करंट ले जाती थी वो भी चली गई है, वेदर डेंजरस हो गया है। इस वजह से अब ये सारे तरीके यूज़ किए जा रहे हैं इनको सिखाने के। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट्स की वजह से जो ये प्लांट और एनिमल स्पीसी है ना, इन लोगों का पॉपुलेशन घट रहा है। आपको पता है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना, लेंदी जर्नी लेना पड़ रहा है इन लोगों को वो जगह पहुंचने के लिए जहां वो जाना चाहते थे। अब कहीं पे उनको अच्छी गर्मी मिलती थी, अब वहाँ पे गर्मी ही नहीं रही, तो वो कैसे जाएंगे। या कहीं पे ठंडी मिलती थी, वो सर्दी रही नहीं, तो वो जाएंगे कैसे। तो इसीलिए जो ये कॉन्जर्वेशन है ना किस पॉपुलेशन का, तो बॉल्ड आइबिस, ये नाम याद रखें। एज इट इज़ पूछ देंगे बॉल्ड आइबिस कौन सा है, क्या है, कौन से जानवर है, तो ये एक बर्ड की स्पीसी है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काम आ जाएगी, बर्ड स्पीसी है। तो इनके लिए यही चीज़ को बात किया जा रहा है कि इस तरह का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लाया जाएगा और इसमें इन लोगों को बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ जाना है, किसके मदद से। तो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, छोटी सी, ये देख रहे हो कैसी छोटी सी एयरक्राफ्ट है, ये माँ बाप की तरह काम करेंगे, फॉस्टर पेरेंट की तरह। और ये सारे बर्ड्स जो हैं वो वी के पैटर्न में आपको दिख रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, जो इनका नेचुरल रूट है वहाँ से।
तो हम लोगों को हेल्प करनी पड़ी, हमने बर्बाद किया, अब हम ही ठीक कर रहे हैं। आयरनी देखिए आप लोग। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखा मुझे। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ना एक नया लॉ लेकर आया है जिसमें क्या बोला गया है, सेपरेट वर्क आवर फ्रॉम लीजर। आपको पता है ना इंडिया में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि एक बार ऑफिस में आ गए आप, उसके बाद आप ऑफिस से घर चले गए, आप घर पे रेस्ट कर रहे हो, आपको कॉल आता है आपके बॉस का कि देखो कुछ काम कर दो भाई। आपको पता है वो आपका ऑफिस आवर तो नहीं है ना, आप ऑफिस के बाद चले गए, लेकिन ऑफिस के बाद भी आप ईमेल लिख रहे हो बैठ के, कॉर्पोरेट में ये सब होता है, ईमेल लिख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो क्या वो ऑफिस आवर के अंदर है? नहीं है, पर फिर भी आप काम तो कर रहे हो ना। तो वो आपका टाइम क्या था? वो आपका लीजर का टाइम था, छुट्टी का समय था, पर वो तो खा गए ना लोग। तो इसलिए राइट टू डिस्कनेक्ट लेकर आया ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्या होगा कि जो वर्कर्स का ऑफ आवर होगा ना, उसमें गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकेगी कि आप कुछ काम कीजिए, और वो बोलेंगे आई हैव राइट टू डिस्कनेक्ट, मैं डिस्कनेक्ट करने का राइट रखता हूँ, अब मैं कनेक्ट नहीं करूँगा काम से। तो ये एक बहुत अलग सी एक बहुत अच्छी सी चीज़ लेकर आया ऑस्ट्रेलिया। अब एम्प्लॉयज़ विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू पीनलाइज वर्कर। मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ और मैंने कह दिया कि नहीं ये मेरा टाइम नहीं ऑफिस का, मैं नहीं कॉल उठाऊंगी या मैं टेक्स्ट नहीं देखूंगी, तो मुझे अब धमकी नहीं दे सकते कि तुमको निकाल देंगे, तुम्हें मैंने रात को 12 बजे मैसेज किया, तुमने क्यों नहीं देखा। वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राइट टू डिस्कनेक्ट आ चुका है, लीजर को वर्क से सेपरेट किया जा रहा है। ये किया क्यों जा रहा है? ताकि इससे एम्प्लॉय की वेलबींग मेंटेन हो। कंपनी बर्नआउट हो जाएगा अगर कोई एम्प्लॉय जिसका काम करना है, बर्नआउट रेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, लोग थक जा रहे हैं, बर्नआउट हो जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंपनी की भी तो प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो उससे एम्प्लॉय का भी वेलबींग बना रहेगा और कंपनी भी साथ साथ राइज करती रहेगी। तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप अपने एसेज में कोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल आप अपने एथिक्स में लिख सकते हो, तो इम्पॉर्टेंट है। एथिक्स हटाओ तो यूपीएससी हो गया, पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए बीपीएससी में, तो आप इसको कोट कर सकते हो। तो आप वैसे दिखा दो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इसने एक बहुत ही यूनिक सा इनिशिएटिव लिया, पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। किसी कंट्री को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। आर्टिफिशियल रेन जो है, मैंने एक बताया था उस आर्टिकल में कि आर्टिफिशियल रेन होगी। आर्टिफिशियल रेन में ना क्लाउड सीडिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेन लाया जाता है। क्लाउड सीडिंग में एक केमिकल डाला जाता है क्लाउड्स में, वो केमिकल डालने से क्या होता है कि बारिश होनी शुरू होती है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियली होता है। तो वो कौन सा केमिकल है, आप लोग मुझे बताएंगे। और जापान का कैपिटल कौन सा है? ये आप सोचोगे ये क्यों पूछा मैम ने, क्योंकि आगे जापान से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसी साथ साथ मैं लास्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें पूछा था इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ही, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये भी है। तो इसमें ऑप्शन में ना 1 आ चुका है, तो इस वजह से ये गलत होता। रियल में आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है इसके बारे में ये कहा जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या बोलती है, एक बेसिक बैंक अकाउंट देगी वो, एक बेसिक बैंक अकाउंट मिलेगा हर अनबैंक्ड एडल्ट को, एवरी अनबैंक्ड एडल्ट को, ठीक है, अनबैंक्ड एडल्ट को। और इससे क्या होगा, उसको किसी तरह की ये इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़े। इंश्योरेंस कवर भी अब बढ़ चुका है, 2 लाख रुपए हो चुके हैं, ठीक है। ये एवरी हाउस होल्ड की बात नहीं करी, एवरी अनबैंक्ड एडल्ट की बात की जा रही है। तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे डेट जो है अगस्त 15, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। तो जिन्होंने मैंने देखा था, लिखा भी था, सो दैट वाज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते। लास्ट न्यूज़ जो आपके सामने आ जाती है कि एक टाइफून आया जिसका नाम है शान, ठीक है। टाइफून कहाँ आता है, तो टाइफून जो है वो आता है आपके जापान साइड पे, इसको टाइफून बोलते हैं। जो हम लोग यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं ना, वहाँ पे टाइफून बोलते हैं। इंडिया में हमने साइक्लोन टर्म यूज़ करते हैं, जापान में टाइफून बोलते हैं। तो टाइफून आया है शान में, जिसने डिस्ट्रक्ट कर दिया मियाज़ाकी को, जो कि वेस्टर्न जापान में, और मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी, बहुत ज़्यादा अपने साथ बरसात लेकर आ गई, पावर भी चला गया, एयर ट्रैफिक चला गया। और आपको पता है जापान में अभी तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको पता है जापान जो है वहाँ पे बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता रहता है। आपको पता ही है कि जापान जो है वो अर्थक्वेक इतने ज़्यादा जापान में इसीलिए आते हैं क्योंकि जो बोलते हैं रिंग ऑफ फायर वाले जगह पे है, सरकम पैसिफिक बेल्ट में आता है, इसलिए जो है वो जापान में इतने अर्थक्वेक आते हैं, साइक्लोन आता रहता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब क्योंकि जापान में है तो जापान इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये रहा जापान का मैप।
जापान के मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये रहा जापान। जापान के इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में ईस्ट में वेस्ट में सी ऑफ जापान है, नीचे फिलीपीन सी दिख रही होगी। और ये पूरा जो है वो ये पूरा ऐसा लंबा आइलैंड नेशन है जापान। यहाँ पे टोक्यो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होकाइडो है, यहाँ पे हिरोशिमा है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, यहाँ पे नागासाकी है, हिरोशिमा नागासाकी, यहाँ पास में नगोया है, नगोया प्रोटोकॉल आप सुनते होंगे, ओसाका दिख रहा होगा आपको, अकीता दिख रहा होगा, ये पूरा जापान है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे आइलैंड चेन से बना हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के पास। और ये ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये न्यूज़ में था राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा। और इधर पैसिफिक ओशन है, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, इधर इंडियन ओशन है, तस्मानियन सी है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन, इन दोनों के बीच में है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी आज की न्यूज़ थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड कीप रीडिंग एंड कीप आंसरिंग। थैंक यू।